आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विज्ञान का संसार। विज्ञान का संसार YouTube चैनल पे हम आपको देंगे विज्ञान से संबंधित कक्षा 6 से 10 के सभी पाठों का हिंदी माध्यम में। हिंदी माध्यम में कक्षा 6 से 10 के सभी पाठ रहेंगे। मैं राय सिंह वर्मा आपके इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आज हम कक्षा 10 का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विज्ञान का जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार की चीजें जो इस पाठ में हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारा रहेगा। पहला जो हमारा रहेगा कि जीव जनन करते क्यों है। पहला टॉपिक हमारा है जीव जनन करते क्यों है। इसके बाद हमारे जो इस पाठ के टॉपिक्स रहेंगे कि जीव जनन किस प्रकार से होते हैं। एक हमारा जो दो भाग है इसके, एक अलैंगिक जनन है, एक लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के कौन कौन से भाग है, एक हमारा रहेगा अलैंगिक जनन और दूसरा हमारा रहेगा लैंगिक जनन। इसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे कि अलैंगिक जनन है वो होता क्या है, किस किस प्रकार से होता है, इसके कितने भाग हैं, और लैंगिक जनन हमारा क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके कितने भाग हैं। तो ये सब हम इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। जैसे इसके अंदर दिखा रखा है विभिन्न प्रकार के जीवों का एक चित्र है, विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। अब ये जीव जनन करते हैं तो जीव जनन होता क्या है हमारा। इसमें सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जीव जनन करते क्यों है, जीव जनन क्यों करते। देखिए विभिन्न प्रकार के जीव हमारे यहाँ है, अगर जीव नहीं होते तो जीव खत्म हो जाते। हम भी जीवों की श्रेणी में आते हैं। अगर हमारे भी प्रजनन आगे वंश हमारा नहीं बढ़ता तो क्या होता, हमारी भी पृथ्वी आज खाली मिलती, कुछ भी नहीं होता यहाँ। तो जीव जनन करते क्या, देखो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, क्या जीवन की कड़ी को बनाए रखने के लिए, वह अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। अब अपने वंश को आगे बढ़ाने का इसके अंदर क्या है, जीवन की कड़ी को बनाए रखना। अब जीवन की कड़ी को बनाए रखने के लिए वह अपनी आनुवांशिकता क्या होती है, एक पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी के अंदर जो गुण जाते हैं वो हमारे क्या हो जाती है, आनुवांशिकता हो जाती है। देखो ये जो जीव है, इस जीव ने अपने जैसा प्रजनन करके ये जीव पैदा किया है, इसके गुण, आनुवांशिकता तो यही है ना, शकल देखो, शकल है, रंग है, सब कुछ इसका मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, इसमें प्रजनन करने के बाद इसका क्या हुआ है, आगे की तरफ ये बढ़ा है। हमारा जो इसके आगे के पॉइंट्स हमारे रहेंगे कि स्पीसीज होता क्या है। देखिए स्पीसीज क्या होता है, ये जीव देख रहे हैं आप, जिराफ है, जिराफ, छोटा जिराफ बच्चा भी होगा तो जिराफ ही रहेगा। अच्छा ये देखो भालू है, भालू, ये हमारा कुत्ता है, कुत्ते से। तो एक ही प्रकार के जीव, यानी कि जीवों का एक समूह जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकता है, प्रकृति में एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो हमारा जीव है, ये जिराफ के साथ मिलकर के ही प्रजनन कर सकता है, और जिराफ के साथ मिलकर के प्रजनन करेगा तो उनकी आनुवांशिकता आगे बढ़ेगी, और आनुवांशिकता आगे बढ़ेगी, एक नया जो बेबी जिराफ है वो जन्म लेगा, और वही बेबी जिराफ आगे चल करके अपने वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी लेगा। इसी प्रकार से जैसे हमारे भालू, नर भालू मादा भालू के साथ संयोग करेगा और उसके बाद क्या होगा, प्रजनन क्षमता की वजह से उनका आगे वंश बढ़ेगा। कुत्ता, क्या कुत्ता किसी दूसरे जीव के साथ प्रजनन कर सकता है, नहीं कर सकता, वो प्रजनन होगा ही नहीं। तो इसके अंदर जो बताया गया है कि प्रजनन किसके साथ कर सकता है, एक समूह होता है अपनी ही प्रजाति का, उसके साथ वो क्या करते हैं, प्रजनन क्षमता करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब मेन पॉइंट्स इसके आ रहे हैं कि जीव जनन करते कैसे हैं। हमें भी पता है, हम यहाँ रह रहे हैं, हमने विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखे हैं, पक्षियों के अंडे देखे हैं, पशुओं के जीव देखे हैं, छोटे बच्चे देखे हैं, अपने
हमारे चाचा ताऊ घर परिवार से भी जीव जंतु, जैसे वंश आगे बढ़ रहा है, कई बार कह देते हैं कुल का चिराग, चिराग का मतलब ये प्रजनन क्षमता करके आगे हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा प्रजनन। अब बात आती है कि ये प्रजनन जीव जनन करते कैसे हैं। जीवों की श्रेणी कौन कौन सी, वो हमने बता दिया कि विभिन्न प्रकार के पशु है, पक्षी है, इंसान है और पौधे भी। तो वो क्या आ जाते हैं, सभी सजीव होते हैं, तो सभी क्या करते हैं, वंश को आगे बढ़ाने का कार्य बखूबी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा टॉपिक आ रहा है कि जीव जनन कैसे करते हैं। अब हमें ये चीज करनी है, जीव जनन कैसे करते हैं। कैसे करने का मतलब इसके हमारे दो तरीके हैं। पहला तो एक हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन देखो, जिसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक जीव ही जो है ना वो अपने वंश वृद्धि कर सकता है, एक अकेला। अब किस प्रकार से करेगा वो हम आपके टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इसके हमारे दो टॉपिक्स है, एक हमारा विखंडन है और दूसरा हमारा खंडन है। इसका पहला नंबर ये था हमारा, दूसरा क्या है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हमने किया। अलैंगिक जनन क्या होता है, अब आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर हमारा क्या होता है, नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है हमें प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए। नर जीव भी चाहिए और मादा जीव भी चाहिए। इसी प्रकार से पौधों के अंदर भी होता है, पौधों के अंदर अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। पौधों के अंदर लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग वो किस प्रकार से होते हैं, हम आगे के टॉपिक्स में उस चीज को पढ़ेंगे। देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या है, वह जनन जिसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता न होकर के केवल एक जीव चाहे वो नर हो, एकल जीव चाहे वो नर हो या मादा हो, वो क्या कर सकता है, अपने प्रजनन क्षमता की वजह से अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है, अपने जैसे नए जीव पैदा कर सकता है, नए जीव तैयार कर सकता है। किस प्रकार से होंगे वो हम बताएंगे। इसका जो पहला भाग है वो हमारा आ रहा है विखंडन। कि विखंडन जो होता है अलैंगिक जनन का एक भाग है विखंडन। विखंडन में क्या होता है, विखंडन जैसा इसका शब्द से पता चल रहा है, खंडन का मतलब टुकड़े होना। विखंडन क्या हो रहा है, इसके अंदर एक जीव टुकड़ों में टूटता है और वो टुकड़े क्या होते हैं, फिर नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। और फिर विकसित होने के बाद उनका जब वो पूरे मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं, अपने शरीर को खंडित करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन क्षमता यानी कि अपने जैसे नए जीव तैयार करते हैं। अब इसके हमारे विखंडन के दो भाग हैं। एक तो हमारा है द्विखंडन। क्या है हमारा, द्विखंडन। द्विखंडन, द्वि का मतलब दो, खंडन का मतलब टुकड़े, जिसके अंदर एक जीव अपने आप को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है। दो टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद क्या करता है, वो टुकड़े क्या होते हैं, फिर से उस जैसे जीव के रूप में विकसित होते हैं और वो फिर से नए जीव तैयार हो जाते हैं। और दूसरा हमारा है बहुखंडन। अब बहुखंडन क्या होता है, बहु का मतलब ज्यादा और खंडन का मतलब टुकड़े, जिसमें ज्यादा टुकड़े होते हैं। अब इसका विखंडन का अगर हम करें तो इसके अंदर क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों का खंडित, एक कोशिकीय, समझो इस चीज को कि एक कोशिकीय का मतलब क्या है, जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है। अब एक कोशिकीय जीव बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, कई तो इतने सूक्ष्म होते हैं नग्न आंखों से नहीं भी देखे जा सकते। वो क्या करते हैं, वो भी अपना वंश वृद्धि करते हैं, अपने जैसे नए जीव तैयार करते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों का खंडित होकर नए जीवों का निर्माण करना हमारा क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। अब एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से, एक कोशिकीय जीव के दो भाग आगे द्विखंडन। द्विखंडन में मतलब एकल कोशिकीय जीव जिसके अंदर एक ही कोशिका होती है, वो अपने शरीर को दो भागों में तोड़ता है और दो भागों में टूटने के बाद वो भाग विकसित होकर के फिर से नए जीव का रूप ले लेते हैं। और इसी प्रकार से बहुखंडन, एक कोशिकीय जीव अपने शरीर के बहुत सारे टुकड़े करता है और उन टुकड़ों से ही फिर क्या होता है, एक नया जीव का निर्माण हो जाता है। वो जीव विकसित होता है और विकसित होने के बाद क्या हो जाता है, वो फिर नया जीव, उन जैसा ही जीव तैयार हो जाता है। देखिए द्विखंडन, द्विखंडन का हमारा हमने किया है, इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया है किसका, अमीबा का। अमीबा का एग्जांपल लेना। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर है कि वही एक जीव का दो भागों में टूटकर नए जीव का निर्माण करना, ये हमारा अमीबा है। जो एक जीव है, ये एक जीव क्या हो रहा है, दो टुकड़ों में टूट रहा है। देखो दो टुकड़ों में ये यहां टूटा है, लेकिन टूटने से पहले क्या वो सीधा दो टुकड़ों में टूट गया, नहीं। टूटने से पहले ये देखो इसका दो अलग अलग भाग टूटने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये इसके अंदर क्या है, इसका केंद्रक है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये केंद्रक है, ये केंद्रक भी इन दोनों के साथ, क्योंकि दोनों के अंदर केंद्रक होना भी चाहिए, केंद्रक नहीं होगा तो फिर वो अपने आप में अधूरा है। अब ये केंद्रक भी अपने आप को दो हिस्सों में
तोड़ने के लिए तैयार है। अमीबा के साथ साथ उसका केंद्र भी 2 हिस्सों में टूट रहा है और फिर ये छोटे अमीबा तैयार हो गए और ये अमीबा फिर से विकसित होंगे और विकसित होकर के क्या बनेंगे, अमीबा बनेंगे। विकसित जीव बन जाएगा जब अमीबा बनेंगे। अमीबा बनने के बाद फिर से उसको जब प्रजनन करना है तो वो क्या करेगा, फिर से अपना वही प्रक्रिया अपनाएगा। इस प्रकार से इनकी वंश वृद्धि जो है वो चलती रहेगी। तो ये हमारा जो हमने लिया था द्विखंडन, द्विखंडन में 2 टुकड़ों में टूटने वाला जीव हमारा क्या है, अमीबा है। अमीबा 2 टुकड़ों के अंदर टूटेगा और ये अपने जैसे नए जीव। अब दूसरा हमारा अगला जो टॉपिक हमने किया था कि बहुखंडन। देखिए बहुखंडन क्या होता है, बहुखंडन के अंदर हमारा अभी हमने क्या था कि एकल कोशिकीय जीव जो होता है वो एकल कोशिकीय जीव हमारा बहुखंडन अपने आप को बहुत सारे अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है। ये देखिए ये अलग छोटे छोटे इसके क्या है, टुकड़े हैं, ये इनमें अपने आप को बांट लेता है। यही फिर विकसित होकर के फिर ये क्या करेंगे, इस जैसे रूप जीव के रूप में विकसित हो जाएंगे। प्लाज्मोडियम, इसके लिए हमने क्या किया, प्लाज्मोडियम का एग्जांपल लिया है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, एकल कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका इसके अंदर, ये अपने आप को विभिन्न टुकड़ों में तोड़ता है और टुकड़ों में टूटने के बाद ये क्या हो रहा है, फिर से नए जीव के रूप में विकसित होगा और इस प्रकार से इनका वंश वृद्धि आगे के चलती रहेगी। अगला जो हमारा इसकी का टॉपिक था लैंगिक जनन का, वो हमारा क्या है, खंडन। खंडन के अंदर क्या होता है, देखिए अभी हमने बताया था वो द्विखंडन और बहुखंडन जो हमारा हो रहा था वो एक कोशिकीय जीव के अंदर हो रहा था। एक कोशिकीय जीव, अब हम जैसे इंसान है, हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे जो जो जीव बड़े हैं, जिन्हें हम जैसे पशु हैं, पक्षी हैं या हम है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव का हमने किया तो एक कोशिकीय अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव के अंदर कैसे हो रहा था। अब हम बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव के अंदर। तो बहुकोशिकीय जीव के अंदर जो हमारी प्रक्रिया थी उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने खंडन नाम दिया है। क्या है हमारा, खंडन। एक कोशिकीय जीव के अंदर जो हमारा हो रहा था वो क्या था, पहला हमारा था उसको हमने क्या कहा था, विखंडन। विखंडन था ना हमारा। विखंडन के हमारे 2 भाग थे, पहला तो एक था द्विखंडन, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था, बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन। अब इसका अगर हम करें बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में ये क्या होता है, खंडन। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जा रहे हैं। देखो बहुकोशिकीय जीव प्रक्रिया वही है, अलैंगिक जनन है, एकल जीव है, चाहे वो नर है या मादा है, वो क्या हो रहा है, खंडित होकर के, टुकड़ों में टूट करके, अधिक टुकड़ों में विभाजित होकर के जीवों के स्वरूप में विकसित हो जाता है। पहले इसके टुकड़े होंगे तो जीव के रूप में विकसित होंगे नहीं, क्योंकि वो टुकड़े हो गए। फिर वो टुकड़े क्या करेंगे, धीरे धीरे उस जैसा ही आकार लेंगे और जीव के रूप में विकसित हो जाएंगे। इसके अंदर जैसे हमारा ये दिख रहा है, इसके अंदर हमारा ये एक जीव है। देखो इसने अपने आप को 3 अलग अलग भागों में तोड़ लिया है। ये 3 भागों में क्या हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो पहले तो इसके 3 टुकड़े हैं, फिर ये टुकड़े देखो अलग अलग वैसे ही स्वरूप, जैसा इसका स्वरूप था ऐसा ही स्वरूप लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ऐसा ही, टुकड़े टूटे तो किसी रूप में थे, लेकिन अब क्या हो रहे हैं, वैसा ही स्वरूप लेने की कोशिश कर रहे हैं और फिर क्या हो रहे हैं, मैच्योर होकर के वैसे ही जीव बन जा रहे हैं। तो ये क्या था हमारा खंडन प्रक्रिया। एक जीव अपने शरीर को विभिन्न किसी भी कारण से विभिन्न टुकड़ों में टूटता है उसका शरीर, और टुकड़ों में टूटने के बाद वो शरीर फिर से जीव के रूप में विकसित होता है। इस प्रकार से इनकी वंश वृद्धि चलती रहती है। अब इसके जो अलग अलग भाग हैं वो हम बताते हैं किस प्रकार से। पहला हमने किया था वो क्या था, प्रजनन। क्या था हमारा, प्रजनन। देखो ये था हमारा पहला टॉपिक। इसके जो हमने अभी किया है क्या था, ये पुनर्जनन। प्रजनन का भाग था इसमें पुनर्जनन। पुनर्जनन में ये क्या हो रहा था, विभिन्न टुकड़ों में डिवाइड हो रहा था। खंडन प्रक्रिया हमने बता दी थी कि जीव क्या करता है, अपने शरीर को टुकड़ों में तोड़ता है, और ये था किसी कारणवश पुनर्जनन। पहला भाग किसका था, ये हमारा खंडन का। खंडन के हमारे अलग अलग भाग हैं। दूसरा अगर अगले भाग की हम बात करें तो अगला भाग हमारा क्या है, मुकुलन है। मुकुलन के अंदर क्या होता है, मुकुलन के अंदर क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन का ही भाग है मुकुलन भी। और इसमें क्या हो रहा है, देखो एक विधि है जिसमें एक छोटे मुकुल या कली से एक नया जीव तैयार हो जाता है। मुकुल या कली,
मुकुल का मतलब क्या होता है, शरीर के किसी अंग से उभार निकलता है और वो उभार धीरे धीरे बढ़ करके उसी शरीर जैसा स्वरूप ले लेता है, वो हमारा क्या होता है, मुकुलन की प्रक्रिया है। जो भाग, जैसे हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया, इस हाइड्रा के अंदर ये देखिए इसके शरीर पे एक ये उभार निकलना शुरू हुआ है, ये उभार क्या हो रहा है, फिर विकसित हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको हमने क्या कहा है, मुकुल। मुकुल जिसमें निकलता है उस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, हमारा मुकुलन। और इसके बाद ये देखिए यहां ये इस जैसा जीव ही बनने की कोशिश कर रहा है, ये फिर ये इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, मुकुलन। अलैंगिक प्रजनन की एक विधि जिसमें एक छोटे जीव में मुकुल निकलता है और वो मुकुल विकसित होकर के उसी शरीर जैसा स्वरूप ले लेता है, तो क्या होता है, ये मुकुल विकसित होकर के पूर्ण जीव बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। अगला भाग हमारा आता है कायिक प्रवर्धन। पहला हमारा क्या था, पुनर्जनन, दूसरा हमारा था मुकुलन और तीसरा भाग इसका क्या, हमारा कायिक प्रवर्धन। काया, काया का मतलब शरीर, शरीर कायिक प्रवर्धन, शरीर से ही नए जीवों का निर्माण। अब शरीर से किस प्रकार होता है, देखो हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स उदाहरण है हमारे पास। जैसे आलू है, आलू हमने देखा घरों में आलू उग जाता है, हम कह भी देते हैं कि आलू की आंख हो गया है, बोल देते हैं। वो क्या होता है उसके अंदर, जैसे ये आलू का एग्जाम्पल है, इस आलू के ऊपर क्या हो रहा है हमारा, इस आलू के शरीर पे देखिए विभिन्न प्रकार की ये क्या है, ये स्पोर्ट्स है जहां से ये उगना शुरू हो जाता है। और हम क्या करते हैं, इसके विभिन्न टुकड़ों को काट करके अलग अलग बो देते हैं और उससे क्या है, आलू का एक पौधा विकसित होता है। देखो एक ही आलू से हमने कितने पौधे लगा लिए, 5-6, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा, जैसे अदरक का एग्जाम्पल हम लेते हैं, अदरक भी बोई जाती है हमारा, और इसी प्रकार से पत्ते, यानी कि अलग अलग एग्जाम्पल क्या है, एक हमारा है जड़, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, तना, और तीसरा हमारा क्या है, पत्ता, ठीक है। जड़ हमारी अदरक, तना हमारा आलू, और पत्ता। पत्ते के ऊपर देखो ये जो उभार आ रहे हैं ना, पत्ते के ऊपर, इनको अगर हम तोड़ करके लगा देते तो नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं, और नए पौधे के रूप में विकसित होने के बाद उन पे भी ऐसे ही पत्ते निकलने लगते हैं। ये क्या है, कायिक प्रवर्धन। देखो बहुत से एग्जाम्पल इसके अलावा भी हमने देखे हैं। गुलाब की हम कलम काट करके घरों पर लगाते हैं, गुलाब क्या है, वही है, कलम काट के हमने लगाई, वो लगी। इसी प्रकार से जैसे हमने गन्ने का एग्जाम्पल लिया, गन्ना क्या होता है हमारा, देखो गन्ना इस प्रकार से होता है, इसके ये जो पार्ट्स हैं, ये जो हिस्से है, काट करके हम इनको जमीन में बो देते हैं और क्या हो जाता है, इनसे फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये हमारे इसकी कौन सी विधि थी, ये कायिक प्रवर्धन की विधि है। इसके 3 भाग हमारे हुए हैं, कौन सा, पहला पुनर्जनन किसका, अलैंगिक में खंडन का, बहुकोशिकीय जीवों में। पहला क्या था हमारा, पुनर्जनन। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था मुकुलन, और तीसरा हमारा क्या है, कायिक प्रवर्धन, जो ये हमारा यहाँ कायिक प्रवर्धन। तो 3 भाग इसके हमारे थे। जीव जनन कैसे करते हैं, मैं हमारे जो अलैंगिक जनन का पार्ट था, वो अलैंगिक जनन का पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। और अगला जो है इसमें हुआ हमारा लैंगिक जनन। कि लैंगिक जनन क्या होता है, देखिए अलैंगिक जनन हमने किया, अलैंगिक जनन की एक छोटी सी हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं उसमें, कि हमारा जो अलैंगिक जनन था, अलैंगिक जनन में सबसे पहले हमने जो किया था वो हमारा क्या था, विखंडन। विखंडन किस में होता है, विखंडन हमारा होता है एक कोशिकीय जीवों के अंदर। और विखंडन के आगे 2 पार्ट थे, एक तो हमारा था द्विखंडन और दूसरा हमारा था बहुखंडन। इसके अलावा दूसरा जो हमारा पार्ट था वो था खंडन। विखंडन जैसा हमने बताया था ये कोशिकीय जीवों के अंदर था, और ये खंडन जो है हमारा बहुकोशिकीय जीवों के अंदर था। इसके हमारे 3 भाग थे। पहला जो हमारा था वो हमारा था पुनर्जनन, दूसरा हमारा जो था इसका मुकुलन, और तीसरा हमारा था इसका कायिक प्रवर्धन। अब जो हमारा आता है दूसरा भाग वो हमारा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन के अंदर हमारा नर और मादा दोनों की हमें आवश्यकता होती है। नर और मादा दोनों मिलकर के क्या करेंगे,
नए जीव का निर्माण करेंगे। जीवों में नर और मादा की सहायता से संतान उत्पन्न करने की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं, जिसके अंदर नर और मादा दोनों का सहयोग होता है। इस क्रिया में नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स, नर के जो युग्मक है वो मादा युग्मक के साथ मिलकर के क्या करते हैं, निषेचन प्रक्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संयोग होता है फिर उनमें निषेचन प्रक्रिया होती है, और निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से फिर जीव का निर्माण होता है। तो ये हमारा इसमें क्या है, मनुष्य में लैंगिक जनन की क्रिया से संतान की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के अलावा पौधे हैं, पौधों के अलावा जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हमारे हैं सबके अंदर क्या होता है, इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। तो ये हमारा लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन जिसके अंदर सिर्फ नर या मादा एक से ही क्या था, जीव का निर्माण हो रहा था, और इसके अंदर क्या हो रहा है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो लैंगिक जनन था, लैंगिक जनन के हमारे आगे भाग आएंगे। सबसे पहले हम फूलों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको पढ़ेंगे। फूलों में लैंगिक जनन हमारा क्या है, देखिए लैंगिक जनन जब हमारा हो रहा है तो वो हमारा नर और मादा। अब फूल की जो बात होती है कि फूल के अंदर नर और मादा क्या है, फूल के अंदर हम लैंगिक प्रक्रिया के बारे में बात करें तो फूलों के अंदर जैसे बीजों का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, पहले फूल बनता है, फूल से बीज और फिर फल। ये देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो हमारा है ये जो भाग है, ये हमारा ये जो भाग आ रहा है, एक दो ये जो तीन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या है, पुंकेसर। क्या है ये, पुंकेसर। ये क्या है, ये नर भाग है। क्या है ये, फूल का नर भाग है। और इसके बाद जो ये पीले वाला भाग दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या होता है, हमारा मादा भाग। ये फूल का नर और मादा भाग हो गया हमारे दोनों। पुंकेसर, अगर हम पुंकेसर की बात करें, देखो पुंकेसर जो हमारा बना हुआ है, इस पुंकेसर के अंदर क्या है, ये इस प्रकार से बना हुआ है, इसके ऊपर ये बना, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं तंतु। क्या है ये, तंतु। ये जो लिखा हुआ देखो, ये हमारा ऊपर का भाग है, ये होता है हमारा परागकोश। क्या है ये, परागकोश। ये परागकोश होता है हमारा। अब इस परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण। परागकण क्या है, देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे पीछे, उसमें ये जो है, इसमें पुष्पों में नर और मादा दोनों तरह के जननांग होते हैं। पुरुष के नर अंग को पुंकेसर और स्त्री के केसर जिसे हम बोल रहे हैं उसको अंडक बोलते हैं। अब हमारा इसका जब आ रहा है, हमने ये पुंकेसर की बात की, हमने पुंकेसर को हम पहले समझ रहे थे। अब पुंकेसर के अंदर यहां जो है ये हमारे हैं परागकण, ये नर युग्मक है। क्या है ये, नर युग्मक है। अब यहां ये हमने दे दिया 1 2 3, ये किसी फूल में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ये ज्यादा है। स्त्री केसर का जो भाग है हमारा, वो हमारा 1 है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए ऊपर का जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो बीच का भाग है जिसे स्त्री केसर कह रहे हैं, इसके सबसे ऊपर का भाग हमारा वर्तिकाग्र होता है, ऊपर से खुला हुआ होता है। इसके नीचे का जो भाग है उसको हम वर्तिका बोलते हैं, और जो सबसे नीचे का भाग ये जो चौड़े वाला है इसको हम अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। अब इसके अंदर जो प्रक्रिया है वो हमारी होती कैसे है, देखिए इसके जो भाग की हम बात कर रहे थे, एक फूल जो होता है, फूल के भाग कौन कौन से होते हैं। फूल के भाग की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जो एक फूल बना हुआ होता है, ये देखिए सबसे पहले अगर हम इसको करें, ये हमारा जैसे हम अभी कर रहे थे, ये वर्तिकाग्र था, ये वर्तिका थी, और ये हमारा था क्या था, अंडाशय था। इसके बाद ये हमारा जो पुंकेसर बना हुआ था, पुंकेसर के अंदर ये हमारा परागकोश था, और परागकोश के अंदर क्या थे, कण। अब परागकोश के कणों का इसके ऊपर जाना,
बताया था, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के क्या करेंगे, निषेचन प्रक्रिया होगी, जिससे भ्रूण का निर्माण होगा और फिर जीव का निर्माण होता है। अब फूल के अंदर क्या होता है, नर युग्मक क्या हो गया हमारे परागकण, और ये क्या होंगे फिर ये स्त्री के सिर पे जाएंगे। इनके अंदर जो प्रक्रिया होगी वो हमारी प्रक्रिया आएगी। इन प्रक्रियाओं को हम समझेंगे, उससे पहले इसके कुछ भाग हैं जो हम करते हैं। वो क्या है, फूलों के पार्ट्स। देखिए सबसे पहले इसके अंदर हमारा आ रहा है एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब हमारा क्या होता है, एक लिंगी होता है जिसके अंदर हमारा एक लिंग होता है। एक लिंगी, नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में होते हैं। एक जीव के पास एक अंग है, या तो नर अंग है या फिर मादा अंग है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इंसान, पुरुष, लड़का, लड़की अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग अंग। इसी प्रकार से पशुओं में जैसे मादा और नर दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कुत्ता, हमने बोला कुत्ता और कुतिया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम करते हैं, तो पुल्लिंग पुरुष लिंग यानी कि नर और स्त्रीलिंग यानी कि मादा। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमारा मनुष्य, घोड़ा, कुत्ता, ये सब क्या है, एक लिंगी जीव है। एक जीव के पास एक अंग है, नर या फिर मादा। एक लिंगी फूलों में या तो पुंकेसर या फिर स्त्री केसर यानी कि अंडक, लेकिन दोनों नहीं। उदाहरण के लिए पपीता, सफेद सहतूत और तरबूज, इनके पास क्या होता है, एक ही अंग होता है। दूसरा जो इसका हमारा टॉपिक था, दूसरा हमारा टॉपिक है इसका उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, उभयलिंगी का मतलब यह है कि एक के अंदर ही दोनों अंग हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नर और मादा दोनों ही अंग एक जीव के अंदर हो। अब एक जीव के अंदर दोनों अंग हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी हम उसको कहेंगे। नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में होते हो, जैसे केंचुआ, केंचुआ आपने देखा होगा रेंगता हुआ, उसके अंदर क्या होता है, नर और मादा दोनों ही जनन अंग उसके अकेले के अंदर होते हैं। तारामीन, फीताकृमि वगैरह ये जो है ना, इनके अंदर क्या होता है, ये तो जीव है, जीवों के अंदर दो अंग होते हैं। अब अगर पौधों की बात करें, उभयलिंगी फूलों में पिस्टल मादा प्रजनन अंग और पुंकेसर नर प्रजनन अंग दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए सूरजमुखी, सरसों, सूरजमुखी और सरसों के अंदर क्या होता है, गुडल, इनमें क्या होता है, दोनों जनन अंग एक के ही अंदर पाए जाते हैं। तो उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी उनको हम बोलेंगे। अब जो हम फूल के चित्र से बात कर रहे थे कि होता क्या है उसके अंदर, उसके अंदर क्या है, जैसे हमारा यहां आ रहा है परागकण। परागकण होते क्या है, पुंकेसर में परागकण है जो पौधे के नर युग्मक होते हैं, और स्त्री केसर के अंदर क्या होता है, अंडाणु, जिसे हम मादा युग्मक बोलते हैं। अंडाशय में, अंडाशय का जो हमने फूल का चित्र किया था, देखो हम फूल का चित्र दोबारा से वो करते हैं, ये जो हमारा बना हुआ था, ये हमारा क्या था, स्त्री केसर था। और अगर यहां हम ये देखें, ऐसे जो उनके बने हुए थे वो क्या थे, पुंकेसर थे। पुंकेसर में ये हमारा परागकोश, परागकोश के अंदर परागकण थे, क्या थे, परागकण। ये हमारा ऊपर का हिस्सा परागकोश है, ये हमारा तंतु कहलाता है, और ये हमारा ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये अंडाशय। तो ये क्या कह रहे हैं, परागकण क्या होते हैं, इसके अंदर जो परागकण है वो हमारे क्या है, नर युग्मक है, और ये हमारा क्या है, स्त्री केसर। अब ये कह रहा है पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण। परागण क्या होता है, परागण होता है ये जो पराग कण है इनका स्त्री केसर के ऊपर पहुंचना। अब पहुंचेंगे कैसे, एक फूल के अंदर मान लो ये है, तो कैसे पहुंचेंगे अपने आप, या तो हवा आ जाए ये इसके पास पहुंच जाए, या फिर इसके ऊपर कोई मक्खी बैठे या फिर तितली बैठे जिसके पांवों को ये लगे, और लगने के बाद ये जब इसके ऊपर बैठे तो फिर क्या उसके अंदर चले जाएंगे। यहां जब इसके ऊपर पराग कण आते हैं तो वर्तिकाग्र पे जाने के बाद ये वर्तिकाग्र इनको वर्तिका के जरिए नीचे धकेल देता, कहां, अंडाशय के अंदर। जब ये अंडाशय के अंदर आ जाते हैं तो नर युग्मक यानी कि परागकण और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निषेचन होता है।
ठीक है। अब ये कह रहा है परागण के बाद नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर के क्या बनाता है, निषेचन के बाद उनमें युग्मनज बनता है। ठीक है, नर युग्मक मिलेगा मादा युग्मक से तो फिर क्या बनेगा, हमारा युग्मनज बनेगा। निषेचित अंडाशय के बीजांड में विकसित होकर बीज बनते हैं। ये जो हमारा है इसके अंदर क्या है, फिर बीजों का निर्माण होता है। अंकुरित होने पर बीज नए पौधे बनते हैं। बीज हमें पता है, विभिन्न प्रकार के पौधों के बीज हम जब बोते हैं, खेतों में भी खेती होती है, जैसे हमारा ग्रामीण परिवेश है यहाँ पर, तो क्या होते हैं, बीज बोते हैं, बीज अंकुरित होने के बाद फिर उन बीजों से ही, जैसे बीज हम बोते हैं वैसे ही पौधा हमारा तैयार हो जाता है। तो यह हमारा क्या था, फूलों का। अब इसके अंदर देखो हमारा क्या था, अब परागण में हमने बताया कि फूल जो है, फूल का ये जो चित्र था, इस पे हम दोबारा से आ जाते हैं। देखो फूल के चित्र को अब हम बिल्कुल क्लियर करते हैं। क्या था, सबसे पहले इसके जो नीचे का हिस्सा है, वो नीचे का हिस्सा क्या होता है, ये जो है हमारा, ये हरा पार्ट, ये हमारा क्या है, बाह्य दल होता है। ठीक है, दूसरा हमारा ये जो हमारी होती है, ये पंखुड़ी है, ये हमारा पुंकेसर है, ये हमारा स्त्री केसर है। अलग अलग भाग हो गए हमारे। अब फूल के भागों को हम, फूल का चित्र बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो फूल का जहां भी हम बनाए, मान लो एक ये पार्ट हमने ले लिया, जैसे ये ले लिया, ये हमने स्त्री केसर बना दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएंगे। दो दो पुंकेसर आप मान लो बना लो। पुंकेसर हमारे इस तरफ भी हमने बना दिए, दो पुंकेसर हो गए हमारे, ये हो जाता है। और इसके बाद जो रंगीन पंखुड़ी है, हम इनको क्या करेंगे, ये हमारा बढ़ा देंगे, ये जो रंगीन पंखुड़ी है ये आ जाएगी। और जो इसका हमारा बाह्य दल है, वो हमारा बाह्य दल भी हम बढ़ा देंगे। कोई मुश्किल नहीं है, ये पार्ट्स मैंने आपको बताई दिए कि ये होते क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग बता सकते हैं। अब जो हमारी बात हो रही थी कि इसके पराग कण यहां से इसके ऊपर जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फिर क्या करेगा, इस नलिका में से इनको नीचे पहुंचा देगा। कहां, यहां बीजांड, अंडाशय में। अंडाशय में बीजांड होता है जिसके अंदर पुंकेसर और अंडाणु मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसके पार्ट्स हमने कर लिए, इसकी प्रक्रिया हमने कर ली। पुंकेसर क्या होता है, परागकण क्या होते हैं, परागण क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, ये सारे पार्ट हमारे इसके अंदर हो गए हैं। तो अब देखिए इसके अंदर हमारा जो पार्ट है अगला, अब आता है स्वपरागण और परपरागण। कि स्वपरागण क्या और परपरागण क्या है। देखो एक ही फूल का, उसी फूल के जो, मान लो एक फूल के अंदर पुंकेसर स्त्री केसर दोनों है, उस पुंकेसर से और उसके जो परागकण है उनका उसी फूल के स्त्री केसर पे जाना, पुंकेसर के परागकणों का उसी फूल के स्त्री केसर पे जाना स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपरागण। किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी पुष्प या उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्वपरागण है। दूसरा हमारा है परपरागण। परपरागण क्या होता है, एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। देखो एक चीज हमने पहले भी बताई थी कि स्पीसीज की जहां हम बात कर रहे थे कि एक जैसे जीव ही आपस में प्रजनन प्रक्रिया कर सकते हैं, इसी प्रकार वो चीज फूलों पर भी लागू होती है। वो क्या है, इसके अंदर स्वपरागण था कि उसी फूल का, मान लो ये फूल का इसका स्त्री केसर था, इसी फूल का पुंकेसर था, इसके उस पे जा रहे हैं, इसी प्रजाति के दूसरे फूल के ऊपर अगर ये परागण जा रहे हैं, परागकण जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो परपरागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो परपरागण होगा हमारा। मनुष्यों में लैंगिक जनन, अब हम बात करेंगे इंसानों के। इंसानों के अंदर फूल का हमने प्रक्रिया पढ़ ली है। मनुष्य के अंदर जो लैंगिक जनन है वो हमारी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में। मनुष्यों के अंदर जब हम बात करते हैं कि लैंगिक जनन, उसके लिए नर और मादा दोनों प्रकार के जीवों के अलग अलग जो होते हैं हमें आवश्यकता होती है। उसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है लड़का और लड़की,
नर लड़का, मादा लड़की, पुरुष और स्त्री। अब पुरुष और स्त्री आपस में जब उनका संयोग होता है, ये क्या कह रहा है, देखो मनुष्यों में इसकी अगर हम बात करें, ये कह रहा है मनुष्यों में लैंगिक जनन के, मनुष्यों प्रजनन के लिए मादा और नर प्रजनन प्रणाली एक साथ काम करते हैं। दो प्रकार की यौन कोशिकाएं होती है, शुक्राणु और अंडे। अब शुक्राणु क्या होते हैं, अंडे क्या होते हैं? देखो नर के अंदर जो नर युग्मक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, शुक्राणु कहलाते हैं, और मादा के अंदर जो नर युग्मक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंडाणु। जैसे हम फूल के अंदर बात कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या होता है, ये कहता है जब वो मिलते हैं, निषेचन होता है उनका, तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से जीव का निर्माण होता है। ये हमारी मनुष्यों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अब मनुष्यों में जो लैंगिक जनन होता है हमारा, कब मनुष्य प्रजनन प्रक्रिया कर सकता है? देखिए प्रजनन प्रक्रिया हर एक एज में जरूरी नहीं है, हर एक एज में नहीं होती ये चीज। एक निश्चित समय सीमा होती है, एक उम्र होती है जब इंसान प्रजनन प्रक्रिया कर सकता है। प्रजनन प्रक्रिया करने की उम्र का मतलब है कि बच्चे इस प्रक्रिया से जब मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद उनके जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसके शरीर प्रजनन की क्षमता के लायक होता है, उसके बाद ही प्रजनन क्षमता हो पाती है उनके अंदर। तो ये क्या कह रहा है, ऐसे कौन कौन से परिवर्तन है जिसे हम यौवनारंभ या जवानी कह देते कि जवानी आ गई है, जवानी आने के बाद वो चीज शरीर हमारा उस चीज के लायक हो जाता है। देखिए 18 साल की जो उम्र शादी की रखी गई, वो क्यों रखी गई, वो इसीलिए रखी गई है कि 18 साल शादी के बाद बच्चे होते हैं, तो तब तक 18 साल तक हमारा जो शरीर होता है ना, वो मैच्योर हो जाता है और प्रजनन क्षमता के लायक हो जाता है। अब वो मैच्योरिटी का हमारे शरीर में जो संकेत होते हैं, क्या पता चलता है कि मैच्योरिटी आ गई शरीर के अंदर? कुछ चीजें हैं जिनको देख करके हम वैसे भी अपने लोकल भाषा में कह देते कि जवानी आ गई। तो वो कैसे, उन चीजों को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या, हमारा यौवनारंभ पे परिवर्तन। यौवनारंभ पे शरीर में परिवर्तन क्या होते हैं? पहला ये जो कह रहा है कि किशोरों में एक समान, किशोर का मतलब लड़का हो या लड़की हो, एक जो एज होती है 10 से 12 साल के बाद की जो उम्र होती है वो हमारी क्या हो जाती है, किशोरावस्था की आ जाती है 12 साल के बाद। तो वो जो उम्र है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के अंदर जब आ जाती है तो उसको किशोरावस्था बोलते हैं। अब ये कहता है किशोरावस्था में दोनों का मतलब लड़का और लड़की दोनों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? काख एवं जननांग के पास गहरे बाल उगने शुरू हो जाते हैं। हमारी काखों के अंदर या फिर जननांग, हमारा जो जनन अंग है, उसके पास बाल उगने शुरू हो जाते हैं। त्वचा का तेलीय होना तथा मुहासे निकलना, त्वचा चेहरे की जो त्वचा होती है वो हमारी तेलीय हो जाती है, और मुंह पे मुहासे निकलने, फुंसिया जिसे हम कहते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। ये यौवनावस्था का प्रारंभ हमें संकेत होता है, ये पता चल जाता है। इसके बाद ये कह रहा है कि ऐसा लड़कों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? लड़कों में परिवर्तन का मतलब ये होता है स्तन के आकार में वृद्धि। लड़कियों में सबसे पहले, लड़कियों में कौन से परिवर्तन है? स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। स्तन का मतलब हमारी जो चेस्ट है वो हमारा उभार आने लगता है उसमें, तो उसमें परिवर्तन हमें दिखने लग जाए। रजोधर्म, रजोधर्म क्या होता है? लड़कियों के अंदर एक मासिक धर्म जिसे हम बोलते हैं वो शुरू हो जाता है। तो उसके बाद ये लड़कियों के मैच्योरिटी का एक संकेत है कि वो मैच्योर होने लगी है, किशोरावस्था उनके अंदर आने लगी है। अब लड़कों के अंदर क्या परिवर्तन है? लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी उगने लग जाती है, मूछें निकलनी शुरू हो जाती है, आवाज का फटना। आवाज का फटना का मतलब क्या होता है? 10-12 साल तक लड़के और लड़की की आवाज लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, लड़की की आवाज में भारीपन आना शुरू हो जाता है, और लड़की की आवाज में परिवर्तन होने लगता है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता आ गई है। लैंगिक परिपक्वता का मतलब हमारे शरीर के जो लैंगिक जनन अंग है वो हमारे विकसित होने शुरू हो गए हैं, परिपक्वता आई है। मैच्योर नहीं, परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी परिपक्वता आने लगी है। तो ये हमारे इस चीज के संकेत होते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा है नर जनन अंग। नर जनन तंत्र हमारा होता क्या है? नर जनन तंत्र की अगर हम बात करें, ये जैसे हमारा नर जनन तंत्र है, इस नर जनन तंत्र का चित्र हमने लिया है। नर जनन तंत्र के अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर नर में शुक्राणु बनते हैं जिन्हें हम नर युग्मक कहते हैं, और मादा में अंडाणु होते हैं जिनके मेल से निषेचन होता है, और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा क्या है? वृषण है। क्या है ये? हमारा वृषण है। वृषण के अंदर हमारा शुक्राणु बनते हैं।
जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। इस वृषण, ये हमारे एक जोड़ी वृषण होते हैं दोनों तरफ, ये हमारा वृषण, ये हमारा क्या होता है शिशन, ये जो हमारा दिख रहा है। अब ये जो हमारा है ये मूत्राशय, मूत्राशय जहां पर यूरिन पेशाब इकट्ठा होता है और जिसे हम बाद में इस नली के जरिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमारा अपशिष्ट होता है हमारे शरीर में। अब ये जो हमारा वृषण है, वृषण के अंदर हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है और ये देखिए यहां से एक नली जो है ना, ये जाकर के इसी शीशन वाली इसमें जुड़ी हुई है। क्या? ये जो हमारा मूत्र मार्ग था। अब ये जो नली यहां से इसमें जुड़ी हुई है, यहां से हमारे वृषण, ये वृषण है, वृषण में से हमारे शुक्राणु चलते हैं और इस नली के जरिए ये पहले यहां आते हैं। यहां क्या है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय के अंदर क्या होता है, देखिए ये पहले यहां जब होते हैं तो यहां से ये निकलते हैं तो ये गाढ़ा नहीं होता है, यहां जाकर के फिर ये शुक्राणु जो है वो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ इसमें मिक्स हो जाता है और जब ये बाहर निकलता है तो ये गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे हम वीर्य कहते हैं। नर युग्मक जिसे हम कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु यहाँ शुक्राशय में जाते हैं, शुक्राशय में गाढ़ा पदार्थ मिक्स हो जाता है और ये बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हमारी एक प्रोस्टेट ग्रंथि है हमारी, इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि के भी हमारा इसके अंग के अंदर, ये मूत्राशय, मूत्राशय में से क्या होता है यूरिन इकट्ठा होकर के और इसके जरिए बाहर निकल जाता है। ये जो हमारा शीशन है ये दो, एक तो हमारे शरीर से जो हमारा अपशिष्ट है यूरिन पेशाब जिसे हम कहते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है और दूसरा ये हमारा नर प्रजनन अंग है जिसमें से क्या होता है हमारा शुक्राणु जो है वो बाहर निकलते हैं। इन शुक्राणुओं का मादा अंडाणुओं के साथ निषेचन होता है जिससे युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से जीव का निर्माण होता है। तो ये हमारे नर जनन तंत्र का अंग है ये हमारा। अब अगला जो हमारा रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा मादा जनन तंत्र। लेकिन नर जनन तंत्र में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में इसमें है, इसमें क्या है हमारा देखिए, इसमें जो अभी हमने पढ़ा है एक तो हमारा वृषण, वृषण जो हमने बताया था, वृषण के अंदर क्या होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। त्वचा की एक थैली होती है जिसे अंडकोश कहते हैं, मतलब नर में दो वृषण होते हैं, ये त्वचा की एक थैली शीशन के दोनों तरफ होते हैं ये, और एक थैली होती है जिसमें ये अंडकोश कहते हैं। अंडकोश श्रोणि गुहा के बाहर स्थित होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अलग से निकले हुए होते हैं बाहर। शुक्राणु वाहिनी, शुक्राणु वाहिनी क्या होती है, पतली नलिकाएं होती है, जो अभी मैंने बताया था आपको, एक नली है जिसमें से शुक्राणु होते हुए और मूत्र मार्ग में आ जाते हैं। मूत्र मार्ग भी एक प्रकार की नली है उसमें। इसके बाद हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि, यह ग्रंथि पुरुषों में एक सहायक ग्रंथि जो अपने स्त्राव से वृषण को वीर्य, प्रोस्टेट ग्रंथि जो अपन वीर्य द्रव के साथ शुक्राणु नली में और लिंग में डालती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करती है, इसको आगे ले जाने का काम। मूत्र मार्ग हमारा पुरुषों वीर्य और मूत्र के लिए एक ही सामान्य मार्ग होता है, शीशन जिसे हम कहते हैं उसके अंदर होता है, और ये क्या करता है, ये वीर्य को और यूरिन पेशाब को बाहर निकालने का काम करता है। लिंग, लिंग क्या होता है, एक अंग है जो शरीर के बाहर स्थित होता है जिसे हम अभी ने बताया था शीशन, मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर निकालने का काम इसी से किया जाता है। तो ये हमारा नर जनन अंग के भाग थे। अब हमारा मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के अंदर क्या होता है, देखिए मादा जनन तंत्र भी नर जनन तंत्र है हमारा, वो नर का भाग है। मादा जनन तंत्र मादा का भाग होता है और नर जनन तंत्र के अंदर शुक्राणु थे, नर युग्मक जिसे कहते हैं। मादा युग्मनज के अंदर, मादा के जो अंग है हमारा, इसके अंदर क्या होता है अंडाणु होते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा देखा, देखिए अलग अलग है, ये क्या कह रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए हमारा ये योनि, योनि मार्ग होगा। इसके बाद ये ग्रीवा नाल है यहां से, और ये ग्रीवा जो ये दे रखा है। इसके बाद ये अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद देखो दो अंडाशय, एक अंडाशय यहां है हमारा और एक इस तरफ है। ये गर्भाशय का अंत्यस्तर, अंदर की सतह, ठीक है, गर्भाशय का पेशी सतह, ये बाहर की सतह होगी इसके हमारी, और ये परिगर्भाशय, परिगर्भाशय मतलब गर्भाशय से पहले का हिस्सा हमारा आ गया। ये गर्भाशय गुहा हमारी हो जाती है, गर्भाशय बुधन, और ये हमारी डिंब वाहिनी नलिकाएं जो इसके अंदर दे रखी है, ये हमारा पूरा मिला करके मादा जनन अंग है हमारा। देखिए इसके बारे में अभी आगे हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें है क्या क्या चीजें। देखो
मनुष्य के अंदर जैसे महिला है, महिला में जो प्रजनन प्रणाली है, प्रजनन प्रणाली के अंदर क्या होता है, जैसे ये है हमारा प्रजनन प्रणाली पूरी तरह से श्रेणी गुहा के भीतर होती है। जैसा नर जनन के अंदर हम बात कर रहे थे, हमारा जो नर जनन अंग है वो शरीर के बाहर होता है, लेकिन मादा के अंदर ये अंग शरीर के अंदर होता है। शरीर के बाहरी हिस्से पर हमारा, जैसे अब ये उंगलियां हाथ से बाहर निकली हुई है, इसी तरीके से नर जनन अंग शरीर के बाहर है, लेकिन मादा जनन अंग शरीर के अंदर होता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, देखिए इसमें एक अंडाशय होता है, ये हमारा जो अंडाशय है, ये मादा युग्मक या अंडे को जन्म देते हैं। अंडाशय के अंदर अंडे का निर्माण होता है। अब कहते हैं प्रत्येक अंडाशय हर महीने एक अंडा जारी करता है। शुक्राणुओं की संख्या तो बहुत सारी होती है नर जनन अंग के अंदर, लेकिन मादा जनन के अंदर ये क्या कर रहा है, प्रत्येक अंडा एक महीने एक अंडा जारी करता है, हर एक अंडाशय। ओव्यूलेशन अंडाशय में से किसी एक से अंडे से निकलने की प्रक्रिया है। ओव्यूलेशन जिसे हम कहते हैं वो क्या है, हमारा अंडाशय में से किसी एक से अंडे की निकलने की प्रक्रिया। दो अंडाशय अभी जैसे हमने पिक्चर के अंदर दिखाए थे, दो अंडाशय थे, दो अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक अंडा निकलेगा और वो अंडा क्या करेगा, शुक्राणु के साथ मेल करेगा, तो दो में से किसी एक में से एक अंडा निकलता है। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, इन्हें डिंब वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। डिंब वाहिनी जैसा अभी हमने चित्र में दिखाया था, जो क्या हमारी फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के बाद हमारा जो आता है, ये ट्यूब अंडाशय से निकलती है और गर्भाशय के कोश में समाप्त होती है। अंडाशय से निकलने के बाद गर्भाशय, गर्भ जो हमारा होता है मादा का, उसमें इसका कार्य अंडे को गर्भाशय में ले जाना होता है, परंतु जहां यह पूरा शुक्राणु के साथ जुड़ सकता है। यानी कि हमारा फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, अंडाणु को गर्भाशय के अंदर तक ले जाता है और गर्भाशय के अंदर जो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु होता है उसके साथ अंडाणु की निषेचन प्रक्रिया होती है। तो फैलोपियन ट्यूब का काम उसको अंडाणु को वहां तक लेके जाना, किसके अंदर, गर्भाशय के अंदर तक। अब ये गर्भाशय क्या होता है, यह एक बड़ा पेशी अंग है जो श्रेणी गुहा में मौजूद होता है। ये क्या है, हमारा अंग है, मादा जनन तंत्र हम जिसे कहते हैं, गर्भाशय जिसके अंदर बच्चे का निर्माण होता है, ये श्रेणी गुहा में मौजूद होता है। गर्भाशय मासिक धर्म, निषेचन और भ्रूण के विकास के दौरान क्रिया का क्षेत्र है। गर्भाशय जो होता है वो क्रिया का क्षेत्र है, यानी कि मासिक धर्म आता है, उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी गर्भाशय में होती है। गर्भाशय ग्रीवा एक गोलाकार मांसपेशी का छल्ला है जो गर्भाशय के निचले सिरे की ओर स्थित होता है। क्या है ये, एक मांसपेशी का, गोलाकार मांसपेशी का छल्ला है जो गर्भाशय के निचले सिरे की ओर स्थित होता है, जो बच्चे के जन्म के समय फैलता है। जो नीचे का हिस्सा है वो क्या होता है, बच्चा जब जैसे जैसे बच्चा विकसित भ्रूण से जब बच्चे का विकास शुरू होता है तो वैसे वैसे जो हमारा शरीर, मादा का जो शरीर होता है वो फूलता है, क्योंकि बच्चे को जगह चाहिए। तो वो क्या कौन होता है, गर्भाशय ग्रीवा होती है। योनि, योनि क्या होती है, यह एक मांसल ट्यूब जैसी संरचना होती है, मांसल ट्यूब जैसी संरचना, जिसे हम लोकल भाषा में मादा जनन अंग ही बोल देते हैं। मादा जनन अंग का आगे का हिस्सा एक मांसल ट्यूब जैसी संरचना जो गर्भाशय ग्रीवा के निचले सिरे पर मौजूद होती है और महिला शरीर के बाहर की ओर जाती है। महिला शरीर के बाहर की ओर ये दिखाई देती है। योनि लिंग के लिए महिला शरीर में प्रवेश करने और शुक्राणुओं को जमा करने के मार्ग के रूप में, योनि क्या है, जो शुक्राणु है नर युग्मक, उनको शरीर के अंदर ले जाने का रास्ता है। और ये गर्भाशय तक शुक्राणु हमारे योनि के जरिए पहुंचते हैं। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग जैसा पुरुषों में पाए जाने वाले मूत्र मार्ग में छोटा होता है, महिलाओं में मूत्र मार्ग केवल पेशाब के मार्ग के लिए काम आता है। उसके अंदर हमने बताया था कि मूत्र मार्ग जो था वो मूत्र मार्ग शुक्राणुओं को यानी कि वीर्य को और यूरिन पेशाब को बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन यहाँ ये मूत्र मार्ग जो है सिर्फ मूत्र को बाहर निकालने का काम ही लेडीज के अंदर करता है। अब इसके अंदर जो हमारे प्रिकॉशंस है कि नर शुक्राणु मादा के अंदर जब जाते हैं
तो उसकी जो प्रक्रिया होती है नर और मादा के मिलन की, उस प्रक्रिया में हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां होती है जो उस प्रक्रिया के द्वारा एक से दूसरे के शरीर में चली जाती है, तो हमें उनसे बचना होता है। वो कौन कौन सी बीमारी है? रोगों का लैंगिक संचरण, लैंगिक संचरण, संचरण का मतलब चलता है लिंग के द्वारा जो संचरण फैलता है। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे हमारा एसटीडीज, अनेक रोगों को लैंगिक संचरण भी हो सकता है, बहुत से लोगों को लैंगिक संचरण हो जाता है एक में अगर कोई प्रॉब्लम है। अब वो कौन कौन से? एक तो जैसे जीवाणु जनित, जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला। जीवाणु जनित क्या है? गोनेरिया, सिफिलिस, ये जीवाणु के द्वारा फैलने वाले, एक शरीर के शरीर से दूसरे के शरीर में जीवाणु अगर फैल जाए। दूसरा हमारा वायरस, विषाणु जनित। विषाणु जनित क्या होता है? जैसे एड्स, शायद इन के नाम आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, लेकिन ये नाम आपने जरूर सुना होगा कि एड्स एक बीमारी है जो क्या होता है? लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रक्रिया है, उसके दौरान नर से मादा में या मादा से नर में चली जाती है। तो ये खतरनाक बीमारी है, लाइज बीमारी है। हमें क्या करना है? इसको प्रिकॉशन से, सावधानियां ही इनसे बचा सकती है। अब सावधानियां क्या क्या चीज होनी चाहिए? कंडोम का उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। यानी कि जब कंडोम का यूज कर लेते हैं तो एक के संपर्क दूसरे से होगा, लेकिन अंग का संपर्क, स्पर्श नहीं होगा, जिसकी वजह से बीमारी नहीं होगी। तो हम अब इसके अलावा हमारे गर्भरोधन, जो गर्भ है अनवांटेड जिसे हम कहते हैं, उन गर्भ से कैसे बचा जा सके, वो क्या है? हमारा गर्भ धारण को रोकना गर्भ रोधन कहलाता है। अब गर्भ रोधन में क्या आ जाता है? गर्भ जब एक लेडीज ग्रहण करती है, एक मादा ग्रहण करती है, तो उसमें क्या क्या है? बहुत सी सावधानियां भी हमें बरतनी पड़ती है, कई बार अवांछित भी हो जाता है। तो उसमें क्या है? गर्भ रोधन के प्रकार दे रखे, किस किस प्रकार के गर्भरोधन? यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता, यानी कि नर युग्मक है वो मादा के अंडाणु तक नहीं पहुंचेंगे, तो क्या होगा उसमें? फिर उनमें निषेचन प्रक्रिया नहीं होगी, और निषेचन प्रक्रिया नहीं होगी तो गर्भ नहीं ठहरेगा। अब रासायनिक तकनीक क्या है? ये थी क्या? इसमें शीशन को ढकने वाली चीज आ गई, जिसका हम क्या करें? उसको कंडोम कह रहे हैं। यानी कि स्पर्श नहीं हो पाएगा उनका, और वो नहीं, नर युग्मक अंदर नहीं जा पाएंगे। मादा के अंड को न बनने देना, मादा के अंदर अंडे का निर्माण ही ना होने दे। अंडे का निर्माण नहीं होगा, शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे नहीं, और इससे निषेचन प्रक्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार से ये जो IUCD है, यानी कि इंट्रा यूट्रेन कॉन्सेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रेसेप्टिव डिवाइस, इसका यूज ही नहीं करना। तो ये क्या है? ये जितनी भी चीजें थी, नसबंदी, नसबंदी का मादा नसबंदी या फिर नस नसबंदी, नर अगर करवा ले या मादा करवा ले तो उससे क्या होगा? वो जो ट्यूब होती है उस ट्यूब को ही बंद कर दिया जाता है, जिससे नर के शुक्राणु या मादा के अंडाणु जो है वो आगे जा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से निषेचन प्रक्रिया नहीं होती और गर्भ नहीं होता। इस प्रकार से हमारा ये एक चैप्टर पूरा हुआ, जिसका नाम था जीव जनन कैसे करते हैं। आशा है ये चैप्टर आपको हेल्पफुल, सहायक रहेगा आपकी, और आपके जो दिमाग में क्वेश्चंस थे इस पार्ट को लेकर के, बहुत से क्वेश्चन शायद मैं क्लियर करने में सक्षम रहा हो। आगे इसी तरीके से अपना सफर जारी रहेगा। अगली ट्यूब में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।